चलिए स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह होती है जहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा होता है। अब ऑब्जर्वर जहाँ पे खड़ा होगा उसको कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि अगर ऑब्जर्वर ट्रेन में खड़ा है तो ट्रेन क्या हो गई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर ऑब्जर्वर बस में खड़ा है, बस में बैठा है या खड़ा है, तो बस क्या हो गई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है तो ग्राउंड क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, तो हम सिंपल से देखेंगे। जैसे कि ये ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ, ठीक है, और जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, मान लीजिए ट्री है, ठीक है, तो ऑब्जर्वर जहाँ पे खड़ा होता है, ठीक है, जहाँ पे खड़े होके किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है उसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसको कहते हैं, जहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर खड़ा होता है। तो कहाँ पे खड़ा है, इस जगह पे, मान लीजिए ग्राउंड, तो उसको क्या कहेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ ठीक है, जहां पर हमारा ऑब्जर्वर होता है उसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, हमारा ऑब्जर्वर जहां पे खड़े होकर किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है, या मोशन के बारे में बताता है, जिस जगह पे खड़े होके बताता है उस जगह को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो इसने क्या बताया, तो इसने ट्री को देखा कि ट्री तो रेस्ट में है, तो ये कहेगा ट्री ऑन रेस्ट। ठीक, ट्री ऑन रेस्ट, ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्जर्वर जहां पे होगा, जहां पर ऑब्जर्वर होगा, ठीक, कहीं पे भी ऑब्जर्वर हो, मून पे खड़ा तो मून भी उसके लिए क्या हो जाएगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, तो आगे देखते हैं एग्जांपल। ऑब्जर्वर को कहीं भी खड़ा कर दो, जहां से वो खड़े होके किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को बताए, तो उस जगह को कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस सीधे तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि एक जगह होती है जहां पर ऑब्जर्वर खड़ा होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करता है। ठीक, इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम देखेंगे, जैसे कि ये कोई रोड है, एक ऑब्जर्वर रोड के इस तरफ खड़ा हुआ, एक ऑब्जर्वर रोड के इस तरफ खड़ा हुआ, इसे कहेंगे बी, कह देते हैं इसका नाम है ए। ठीक है, अब ये खड़े हुए थे रोड पे, एक इस तरफ खड़ा हुआ था, एक उस तरफ खड़ा हुआ था रोड पे। अब इनके सामने से एक कार निकलती है, इनके सामने से एक कार निकलती है, ठीक, बी वेलोसिटी से। तो इनके सामने से ये कार निकलती है, इन दोनों के सामने से, तो बी वेलोसिटी से निकलती है। तो अब ए से पूछा कि इस कार के बारे में बताओ, तो ए कहेगा कि ये कार की वेलोसिटी जो है लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो किधर है, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में इसका मोशन है, बी वेलोसिटी से। कौन बताएगा, ए वाला बताएगा। अब बी वाले से पूछा जाए, बी वाला क्या बताएगा, बी वाला कहेगा कि ये तो मेरे राइट हैंड डायरेक्शन में है मोशन। किसका मोशन, किसका मोशन, इस कार का। ए वाले ने कहा कि ये कार जो है बी वेलोसिटी से मेरे लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जा रही है, और बी वाला कह रहा है कि ये कार जो है मेरे राइट हैंड डायरेक्शन में जा रही है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कार तो एक ही है, ए कह रहा है कि लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जा रही है बी वेलोसिटी से, और बी कह रहा है कि ये राइट हैंड डायरेक्शन में जा रही है बी वेलोसिटी से। कार तो एक ही है ना, वो लेफ्ट और राइट में कैसे जा सकती है एक साथ में। तो दोनों ही सही बता रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं बता रहा है, ये अपने रेफरेंस फ्रेम से बता रहा है। जहां हमारा ऑब्जर्वर खड़ा होता है किसी ऑब्जेक्ट के, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को बताता है, उसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
किसे, जहां हमारा ऑब्जर्वर खड़ा होता है। ये बी ऑब्जर्वर जहां पे खड़ा है इसको कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक। इसने क्या बताया कि ये कार जो है राइट हैंड डायरेक्शन में जा रही है। दूसरा हमारा ऑब्जर्वर ए है, इसका रेफरेंस ये है। इसने इस ऑब्जेक्ट के मोशन को एब्जॉर्ब किया और इसने कहा कि ये कार जो है लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक। तो ये दोनों ही सही हैं। ये अपने अपने रेफरेंस फ्रेम से इस कार के मोशन को बता रहे हैं, जो कि सही है। दोनों ही सही बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि मोशन हमेशा रिलेटिव होता है, ठीक है। अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग होता है। एक ही ऑब्जेक्ट का मोशन अलग अलग हो सकता है अगर उसे अलग अलग फ्रेम से देखा जाए। इसने अपने फ्रेम से देखा, इसने कहा लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जा रही है। बी वाले ने अपने फ्रेम से देखा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो इसने कहा राइट हैंड डायरेक्शन में जा रही है। कार तो एक ही है ना, ठीक है। एक ही ऑब्जेक्ट का मोशन अलग अलग हो सकता है अगर इसको अलग अलग फ्रेम से देखा जाए, ठीक है। आगे एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये फिर कोई कार है, ठीक है। अब की बार ये बी वेलोसिटी से जा रही है, लेकिन इस बार ऑब्जर्वर इसके अंदर है, ठीक है। एक ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा हुआ है, ग्राउंड में, ठीक। लेकिन ये ऑब्जर्वर जो है ए, वो कार के अंदर है, ठीक। तो कार क्या हो गई इस ऑब्जर्वर के लिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमने कहा था जहां भी हमारा ऑब्जर्वर होगा उसको कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक। ट्रेन हो सकती है, प्लेन हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है। अगर ऑब्जर्वर वहां खड़े होकर किसी चीज को देख रहा है तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगी, ठीक है। ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। ये ऑब्जर्वर कार के अंदर है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार हो गई, ठीक। अब ये किसी चीज को देखेंगे फिर अलग अलग उसके बारे में बताएंगे। मान लीजिए ये किसी ट्री को देख रहे हैं, और ट्री इसलिए बना देते हैं क्योंकि ट्री बनाना बहुत आसान है। देखो बन गया तुरंत, ठीक है। ये ट्री है, ट्री जैसा लग नहीं रहा लेकिन ट्री है, ठीक। हाँ, अब देखते हैं ए वाला क्या बताएगा और बी वाला क्या बताएगा। ए वाले का जो फ्रेम है वो मोशन में है बी वेलोसिटी से, और बी वाला जो है वो रेस्ट में है क्योंकि वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ठीक। तो ए वाले से पूछेंगे तो ए वाला कहेगा कि ये ट्री जो है वो मेरी तरफ बी वेलोसिटी से आ रहा है। अब इसे ऐसा क्यों लगा, हम लोग कभी किसी बस में बैठे हैं या किसी ट्रेन में बैठे हैं, आगे अगर हम देख पाए तो आगे कोई भी ट्री होता है या बिल्डिंग होती है या टावर होता है, वो हमें उसी वेलोसिटी से अपनी तरफ आता दिखाई देता है जिस वेलोसिटी से हमारा फ्रेम चल रहा है। मतलब जहाँ ऑब्जर्वर होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है, चाहे वो ट्रेन हो कुछ भी। तो वहाँ पे अगर हम हैं किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लीजिए हमने टावर को देखा तो टावर भी हमें उसी वेलोसिटी से हमारी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। तो ये कहेगा कि ट्री इन मोशन विद बी वेलोसिटी, ठीक। बी वेलोसिटी से दिखाई देगा। जो वेलोसिटी इसकी होगी उसी ही वेलोसिटी से ये ट्री इस अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब बी वाले से पूछा, बी वाले सीधा कह देगा कि भाई देखो ऐसा है कि ये जो ट्री है वो रेस्ट में है, ठीक। ये क्या कहेगा, ट्री ऑन रेस्ट, ठीक। बी वाला कह रहा है कि ट्री रेस्ट में है, ए वाला कह रहा है कि ट्री
मोशन में है बी वेलोसिटी से मेरी तरफ, ठीक है। ऐसा तो लगता है हम किसी चीज़ को देखते हैं, अगर हमारे ट्रेन जा रही है तो उस चीज़ को, किसी टावर को देखें तो वो हमारी तरफ आता हुआ लगता है, पास में आता हुआ लगता है, ठीक है। इसको लगेगा ये ट्री पास में आ रहा है। तो ए वाले के लिए ये ट्री मोशन में है, बी वाले के लिए ये ट्री रेस्ट में है। ये कैसे हो सकता है, एक ही ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो और रेस्ट में भी हो। अब हम यही बात उस टाइम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि मोशन हमेशा रिलेटिव होता है, अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए, अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग होता है एक ही ऑब्जेक्ट का मोशन, ठीक है। इस वाले बी के लिए, ऑब्जर्वर बी के लिए ये ट्री रेस्ट में है और ए वाले के लिए मोशन में है, ठीक है। तो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए एक ही ऑब्जेक्ट का मोशन अलग अलग हो सकता है। ये ए वाला कह रहा है कि ये मोशन में है, बी वेलोसिटी से मेरी तरफ आ रहा है, और बी वाला कह रहा है कि ये तो रेस्ट में है, ठीक है। तो बस यही यहाँ पे बात है कि मोशन रिलेटिव होता है, अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग फ्रेम से देखा जाए तो एक ही ऑब्जेक्ट मोशन में भी दिखाई दे सकता है या रेस्ट में भी हो सकता है। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। देखिए, जैसे कि ये कोई ट्रक है, ठीक, ये ट्रक है, इस पर कोई ऑब्जर्वर है जिसका नाम है ए, ठीक। एक ऑब्जर्वर है वो खड़ा है ग्राउंड पे जिसका नाम है बी, और ये ट्रक है वो जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ठीक है। 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये ट्रक जा रहा है, ठीक। अब हमने बी वाले से पूछा जो खड़ा था ग्राउंड पे, जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक। वो तो बताइए, ग्राउंड पे खड़ा हुआ है तो वेलोसिटी 0 होगी। बी वाले से पूछा ए वाले के मोशन के बारे में बताओ, तो ये सीधे कह देगा भाई देखो ये ट्रक की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है और ये ट्रक पे ही खड़ा है, ट्रक आगे जा रहा है तो इसकी भी वेलोसिटी कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड। और इसको आराम से लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी, वी ए माइनस वी बी, ठीक। ये तरीका होता है लिखने का, ठीक। जो बाहर की तरफ लिखा हुआ है वो ऑब्जर्वर बताता है किसी के मोशन, किसके मोशन के बारे में बताता है, ए, यानी कि बी बताएगा ए के बारे में। सिंपल भाषा में बी बताएगा ए, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट बी, यानी कि बी बताएगा ए के बारे में, बी बताएगा ए के बारे में। बी को ए की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, 50 मीटर पर सेकेंड। क्यों दिखाई देगी, क्योंकि ए वाला जो है किस में खड़ा है, ए वाला उसी ट्रक में खड़ा है जिसकी वेलोसिटी जो है 50 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। अब इसको आराम से करते, देखिए वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, इसकी वेलोसिटी 50, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी ये तो खड़ा हुआ है ग्राउंड पे, ग्राउंड पे खड़ा हुआ है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो यानी ए वी इक्वल टू 50, ठीक। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी, वो तो हमने ऐसे ही देखा था कि बी को क्या दिखाई देगा, इसकी 50 ही वेलोसिटी दिखाई देगी, क्योंकि ये इसी ट्रक में खड़ा है जिसकी वेलोसिटी जो है 50 मीटर पर सेकेंड है, तो जो वेलोसिटी ट्रक की होगी वही इस ए की वेलोसिटी होगी, ठीक है। बी तो यही बताएगा। अच्छा, अब हम बी को उठा के इसी ट्रक में खड़ा कर दें, फिर देखते हैं कि बी वाला ए के बारे में क्या बताएगा। हमने क्या काम किया, पहले तो अपना ये वाला खड़ा ही था, ए वाला अपना खड़ा ही था और बी वाला भी यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं कि बी वाला ए के बारे में क्या बताता है, ठीक है। पहले एक जनरल बात कर लेते हैं। देखिए
अगर हम ट्रेन में बैठे हो और हमारे सामने कोई पर्सन बैठा है, ट्रेन की स्पीड हो 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और हमारे जो सामने बैठा हुआ, अगर हम आपसे ये कहें कि आपके रिस्पेक्ट में इस पर्सन की वेलोसिटी क्या है जो सामने वाली सीट पे बैठा है, तो उस पर्सन की वेलोसिटी आपको क्या दिखाई देगी? ट्रेन जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, क्या दिखाई देगी? 0। चाहे ट्रेन कितनी भी वेलोसिटी से जाए, लेकिन आपके लिए वो पर्सन तो रेस्ट पे है ना, आपके लिए, ठीक है। अगर कोई बाहर खड़ा है तो बाकायदा उसे ट्रेन जाती हुई दिखाई देगी, जो ट्रेन में बैठा वो भी जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, तो उसको वेलोसिटी वही नजर आएगी जो ट्रेन की है। लेकिन ट्रेन के अंदर बैठा व्यक्ति, जो आपके सामने बैठा है पर्सन, वो तो आपके रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। तो बी को ए की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी? 0, मतलब जी अभी भी 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक। तो बी को ए की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी? 0 दिखाई देगी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी बताएगा ए के बारे में, ठीक। पहले जब ग्राउंड में खड़ा था बी, तब इसने कहा कि ए की वेलोसिटी किसने बताई? बी ने। बी ने क्या बताई? 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब यहाँ पे बी वाला पहुंच गया है उसी फ्रेम पे, ठीक है, उसी फ्रेम पे पहुंच गया। तब इसने कहा कि ये भले ही 50 मीटर पर सेकेंड से ये जा रहा है, लेकिन ए वाला मेरे रिस्पेक्ट में, किसके? बी के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पे है ना। अगर ये और आगे जाएगा फिर भी ये यहीं पे रहेगा, और आगे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। तो ये क्या होगा? रेस्ट पे होगा। तो लिखेंगे बी ए माइनस बी बी। अब क्या है? कितने से जा रहे हैं? ए भी 50 से, और बी की वेलोसिटी कितनी है? 50, तो कितना आ गया? 0, ठीक है। तो यानी वेलोसिटी यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू बी, बी को ए की वेलोसिटी, बी है देखने वाला, किसको? ए को। बी ए को देखेगा, उसकी वेलोसिटी क्या नजर आएगी? 0 नजर आएगी। बी ए को देखेगा, उसकी वेलोसिटी 0 नजर आएगी। चाहे वो, अगर ये 50 मीटर पर सेकेंड ना होता, अगर ये 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी होती, तब भी ये बी के रिस्पेक्ट में ए जो है रेस्ट में ही रहता, क्योंकि ये तो इसके पास में ही रहेगा ना, इसकी वेलोसिटी थोड़ी ना बदलेगी। हाँ, अगर ग्राउंड में है तो ये पूरी फ्रेम आगे जाएगी, ठीक है। तो जो इस फ्रेम की वेलोसिटी होगी वही ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, ग्राउंड वाला बताएगा कि इसकी वेलोसिटी क्या है। लेकिन जो ट्रेन में आपके सामने बैठे, वो तो आपके सामने ही बैठे रहेंगे ना, ट्रेन चाहे कितनी भी वेलोसिटी से चल रही है, ठीक। तो यहाँ पे बस ये बताना था कि हम लोग पढ़ रहे थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और एक बात हमने ये कही थी कि मोशन हमेशा रिलेटिव होता है, फ्रेम पे डिपेंड करता है, ठीक है। फ्रेम बदलने पे उसी ऑब्जेक्ट, वो वही ऑब्जेक्ट जो है जिसको हम देख रहे हैं, वो रेस्ट पे भी हो सकता है, मोशन पे भी हो सकता है। देखिए, जब ये इसका फ्रेम ये था ग्राउंड, तब इसने ए की वेलोसिटी कितनी बताई? बी ने ए की वेलोसिटी, जो बाहर लिखा होता है वो बताता है, और जो अंदर लिखा होता है उसके बारे में, ठीक। तो बी ने ए की वेलोसिटी कितनी बताई? 50 मीटर पर सेकेंड। अब ये बी इस पे पहुंच गया, इसी ट्रक पे, ठीक है, इसी ट्रक पे पहुंच गया। तब बी ने ए की वेलोसिटी कितनी बताई? 0। देखिए, वही ट्रक है, 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, फ्रेम बदलने पे वेलोसिटी, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर फ्रेम बदलेगा तो अलग अलग फ्रेम से अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक। तो ये सब यहाँ पे भी देखना था। चलिए, हमने अभी तक बात की है फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह होती है जहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर क्या होता है? खड़ा होता है या मौजूद होता है, वहाँ पे होता है, ठीक है। उसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहाँ भी हमारा ऑब्जर्वर होगा। अच्छा, हमारा ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होगा, ग्राउंड पे भी हो सकता है, ग्राउंड पे खड़ा होगा तो वेलोसिटी इसकी 0 होगी, क्योंकि खड़ा है तो 0 है, ग्राउंड पे भी है।
हमारा ऑब्जर्वर ऐसी जगह भी तो हो सकता है कि ऐसा फ्रेम जो चल रहा हो, जैसे ट्रेन के अंदर बैठा, ठीक है। तो हमें दो फ्रेम मिलते हैं। पहला फ्रेम होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दो टाइप के होते हैं, ठीक, दो तरीके के होते हैं। पहला होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है? इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, ऐसी जगह होती है जहां पे हमारा ऑब्जर्वर खड़ा होता है, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके के होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, जहां हमारा ऑब्जर्वर खड़ा होता है। हमारा ऑब्जर्वर अगर ऐसी जगह पे खड़ा है, उस फ्रेम की वेलोसिटी या तो जीरो है, ठीक है। अगर वो मोशन में है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से होना चाहिए, यानी कि ऐसा फ्रेम जिसकी वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो, ठीक है। अगर वेलोसिटी है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए वेलोसिटी? वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक। ऐसा फ्रेम जिसकी वेलोसिटी जीरो हो, अगर मोशन में है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन होना चाहिए, ठीक है। तो उस फ्रेम को कहते हैं इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जिसकी वेलोसिटी बढ़ रही हो, ठीक है, कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें एसिलेशन होना चाहिए। एसिलेशन क्या होता है? एसिलेशन जब किसी फ्रेम में होता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है, ठीक, वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए। नॉन इनर्शियल फ्रेम एक ऐसी फ्रेम होती है जिसकी वेलोसिटी में चेंज होता है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होती है जिसकी वेलोसिटी या तो जीरो हो, अगर वेलोसिटी है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से होना चाहिए। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे 20 मीटर पर सेकंड से कोई भी कार जा रही है तो वो 20 मीटर पर सेकंड से ही जाती रहे, ठीक है, यानी कि उसमें एसिलेशन नहीं होना चाहिए। एसिलेशन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक है। उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं होना चाहिए, या उसकी वेलोसिटी जीरो हो या कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ऐसे फ्रेम को हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऐसी फ्रेम होती है जिसकी वेलोसिटी में चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये एसिलेटेड फ्रेम होती है, ठीक। एसिलेटेड फ्रेम का मतलब होता है कि उसमें एसिलेशन होना चाहिए, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। तो उसमें यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, ठीक है। ऐसा फ्रेम जिसकी वेलोसिटी जीरो हो या कांस्टेंट हो, ठीक, उसको क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। ऐसा फ्रेम जो एसिलेटेड फ्रेम हो, ठीक है, एसिलेशन होना चाहिए, किसी तरीके का भी एसिलेशन हो, ठीक है, तो वो कौन सा फ्रेम होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। एसिलेटेड फ्रेम का मतलब होता है कि इसकी वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो। इनर्शियल फ्रेम में वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें वेलोसिटी चेंज होती है उसको कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इनर्शियल फ्रेम की खास बात क्या है? इनर्शियल फ्रेम एक ऐसी फ्रेम होती है जिसमें न्यूटन्स के लॉज जो होते हैं वो वैलिड होते हैं, ठीक, होल्ड करते हैं, ठीक है।
इनर्शियल फ्रेम ऐसी फ्रेम होती है जिसमें न्यूटन्स के लॉ होल्ड करते हैं, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऐसी फ्रेम होती है जिसमें न्यूटन्स के लॉ होल्ड नहीं करते हैं, ठीक। वो हम अभी आगे देखेंगे क्यों होल्ड नहीं करते हैं, क्या ऐसा रीज़न हो गया। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि न्यूटन्स लॉज आर वैलिड। जिसमें न्यूटन्स के लॉ वैलिड होते हैं उसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम क्या होती है, उस ऐसी फ्रेम जिसकी वेलोसिटी या तो जीरो होनी चाहिए या कांस्टेंट होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए वेलोसिटी, ठीक, या तो जीरो ही हो, ठीक है, जैसे जमीन ऑब्जर्वर अपना अर्थ पे खड़ा हो जीरो ही हो, या फिर हो तो वो उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। और ऐसा फ्रेम इनर्शियल फ्रेम कहलाता है जहाँ पे न्यूटन्स के लॉ जो है वैलिड होते हैं, ठीक, होल्ड करते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ होल्ड नहीं करते हैं, वो अभी हम देखेंगे क्यों नहीं करते हैं। तो इसमें लिखेंगे न्यूटन्स लॉज आर इनवैलिड, ठीक। ऐसा फ्रेम जिसमें न्यूटन्स के लॉ होल्ड नहीं करते हैं उसको कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। ऐसा फ्रेम जिसमें न्यूटन्स के लॉ होल्ड करते हैं उसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। अब इनर्शियल फ्रेम याद रखने वाली बात है ना, ये इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होती है जहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ठीक, ऐसी फ्रेम में खड़ा हुआ है, उसकी वेलोसिटी या तो जीरो हो या तो कांस्टेंट हो, ठीक, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज इसमें न्यूटन्स के लॉ वैलिड होते हैं इनर्शियल फ्रेम में। नॉन इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होती है जो एक्सेलरेटेड फ्रेम होती है जिसकी वेलोसिटी में चेंज होता रहता है, ठीक, उसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए, किसी भी टाइप का एक्सेलरेशन होना चाहिए, यानी एक्सेलरेशन प्रेजेंट होना चाहिए एनी टाइप, ठीक, किसमें, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। और यहाँ पे क्या होता है, न्यूटन्स के लॉ जो होते हैं वो इनवैलिड होते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं हम न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स के सारे लॉ जो होते हैं इनिशियल फ्रेम में वैलिड होते हैं, नॉन इनिशियल फ्रेम में वैलिड नहीं होते हैं, ठीक। अच्छा, अब हम फर्स्ट लॉ देखते हैं। फर्स्ट लॉ किसका, न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि इफ ए बॉडी एट रेस्ट, ठीक है, विल रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, ठीक है। इफ ए बॉडी इन ए मोशन विल रिमेन इन मोशन, ठीक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। इसको समझते हैं। न्यूटन का पहला लॉ ये कहता है कि कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, या कोई बॉडी तब तक मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यानी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स का होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि न्यूटन का पहला नियम यही कहता है कि किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज नहीं किया जा सकता जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। या कोई बॉडी मोशन में है तो उसको मोशन को नहीं बदला जा सकता जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। जैसे कि ये कोई टेबल है, ये रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। ये टेबल तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अभी ये रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी जीरो है। अगर इस पे कोई फोर्स लगा तब इसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी जीरो से बढ़ के कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अभी ये रेस्ट में है तो अभी इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो।
इसकी वेलोसिटी कब तक चेंज नहीं होगी? जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, या कोई बॉडी ऐसी है जो मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, या फिर एक्सटर्नल अगर ना लगाया जाए। अब हम ये देखेंगे कि न्यूटन का पहला लॉ जो है इनवैलिड क्यों हो गया। ठीक है, अब देखते हैं। ये अपना कोई ऑब्जर्वर है, इस पे खड़ा हुआ है। ठीक, ये खड़ा हुआ है और ड्राइवर अपना गाड़ी चला रहा है मस्ती में। ठीक, ये आराम से मोशन में थी, मान लीजिए v वेलोसिटी से जा रही थी। ठीक, तो ये आराम से, ये ट्रक जो है आराम से जा रहा था, v वेलोसिटी से जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से ये इस पे खड़ा हुआ था, आराम से सब कुछ देख दाख रहा था। अचानक से क्या हुआ, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, और जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, ये धाड़ से जमीन में गिर गया। अब बात ये है कि ये जमीन में क्यों गिर गया? इसके पास तो कोई नहीं है, इसके ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, तो ये गिर क्यों गया भाई? ठीक है, जैसे ही आप कहीं बस में बैठे हो, बस चल रही, अचानक से उसमें ब्रेक लगता है, तो आप आगे की तरफ धाड़ से गिरने लगते हैं। कोई आपको पुश नहीं करता, ना कोई आपको धक्का देता। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है, गिरने लगते हैं आगे की तरफ। ठीक, तो बिना फोर्स लगे ही, इस पे किसी ने कोई फोर्स नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे आसपास में इसके कोई है नहीं, ड्राइवर ने सिर्फ ब्रेक लगाए हैं और ये जो है गिर गया। ठीक है, और पीछे भी कोई नहीं होता है। तो जैसे ही ब्रेक लगाया, ये गिर गया, तो इसने अपने पीछे उठ के देखा, ना इधर साइड में कोई, ना उधर साइड में कोई है, कोई तो है भी नहीं मेरे पास में, तो मैं गिर क्यों गया? तो ये बिना फोर्स लगाए ही इसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ गया। ठीक है, न्यूटन का पहला नियम कहता है कि किसी की वेलोसिटी में तब तक चेंज नहीं हो सकता जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। ठीक है, लेकिन ये जिस फोर्स की वजह से गिरा है, वो फोर्स तो है ही नहीं, इसके कोई पास में तो है नहीं। ठीक है, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, जो अपने आप जमीन में गिर गया आगे की तरफ। तो बिना फोर्स लगाए ही इसकी वेलोसिटी में चेंज हो गया, तो यहीं पे न्यूटन का पहला लॉ इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो न्यूटन का पहला लॉ इनवैलिड हो गया, क्योंकि इसके ऊपर किसी ने कोई फोर्स ही नहीं लगाया एक्सटर्नल, ये खुद गिर गया। ठीक है, तो न्यूटन का पहला नियम जो है इनवैलिड हो गया, इस वजह से इनवैलिड हो गया। ठीक है, और जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, तो उसमें हो गया इस एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, एक्सेलरेशन दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, एक निगेटिव एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो इसमें एक्सेलरेशन आ गया, जैसे ही इसने ब्रेक लगाए तो एक्सेलरेशन आ गया। ठीक, जैसे ही एक्सेलरेशन आया, तो एक्सेलरेशन किस में आता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। किस में आता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। इनर्शियल फ्रेम क्या होती है? ऐसी फ्रेम जिसकी वेलोसिटी 0 हो, अगर मोशन में है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये होती है इनर्शियल फ्रेम। और ऐसी फ्रेम जो एक्सेलरेटेड फ्रेम हो, जिसकी वेलोसिटी घट रही हो या बढ़ रही हो, जिसकी वेलोसिटी घट रही हो या बढ़ रही हो, तो ऐसी फ्रेम क्या कहलाती है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो जैसे ही इस ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, जैसे ही ब्रेक लगाए, तो इसकी वेलोसिटी जो थी कम होने लगी। ठीक है, तो जैसे ही ब्रेक लगाया, इसमें आ गया एक्सेलरेशन, जैसे ही इसमें एक्सेलरेशन आया, तो ये बन गई नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गई है। ठीक, कौन सी? जिसमें ऑब्जर्वर हमारा खड़ा होता है। हमारा ऑब्जर्वर जहाँ खड़ा होता है उसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, हमारा ऑब्जर्वर जहाँ पे खड़ा होता है उसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके के होते हैं। ऐसा फ्रेम
जहाँ हमारा ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है जिसकी वेलोसिटी या तो 0 हो, अगर उसमें वेलोसिटी है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, ठीक है। तो वो फ्रेम कहलाती है इनर्शियल फ्रेम। ऐसी फ्रेम जिसकी वेलोसिटी घट रही हो या बढ़ रही हो, यानी कि एक्सेलरेशन होना चाहिए, किसी भी टाइप का एक्सेलरेशन हो, तो वो क्या होती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम होती है, ठीक है। जैसे ही इसने ब्रेक लगाया तो इसकी वेलोसिटी घटने लगी, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गई। अब आप जानते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ अप्लीकेबल क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, जो मोशन में है मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यहाँ पे बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए ही इसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, इसके ऊपर किसी ने फोर्स नहीं लगाया, फिर भी इसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन्स का लॉ इनवैलिड हो गया, इसीलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स का लॉ इनवैलिड होता है, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये किसकी वजह से गिरा है, ये जिस फोर्स की वजह से गिरा है वो तो है ही नहीं, यहाँ पे कोई है थोड़ी ना इस साइड में कोई, ये अपने आप गिर गया, बिना फोर्स लगाए इसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, इसीलिए न्यूटन का पहला लॉ इनवैलिड हो गया, यहाँ चेंज आ गया। तो इसकी बॉडी में चेंज क्यों आया, इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी में चेंज क्यों आ गया, किस वजह से हो गया। तो फिजिक्स में इस भाई कोई ना कोई चीज़ तो है जो इसको गिरा दी है, ठीक है, जिसने इसको गिरा दिया कोई ना कोई चीज़ तो होगी। तो डिफाइन करने के लिए फिजिक्स में फोर्स का नाम रखा गया फेक फोर्स, ठीक है, जो होता नहीं है, ठीक है कहाँ, देखो यहाँ पे है ही नहीं कहीं, वो फोर्स है ही नहीं, तो उसी को कहते हैं स्यूडो फोर्स, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स फेक फोर्स होता है, ठीक है। उसको कुछ लोग इमेजिनरी फोर्स कहते हैं, क्योंकि हमने माना है, क्योंकि रियल में तो इसके पास कोई है ही नहीं, कोई भी इसके धक्का नहीं दिया है, फिर भी इसकी वेलोसिटी में चेंज हो गया है, ठीक है, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनवैलिड हो गया। तो उस फोर्स को डिफाइन तो करना ही पड़ेगा, इस पर जो फोर्स लग रहा है उसको डिफाइन तो करना ही पड़ेगा, तो उसी को कहते हैं स्यूडो फोर्स, ठीक है। वो हम देखेंगे आगे भी। अब देखते हैं कि सेकेंड लॉ में क्या परेशानी आ गई, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड लॉ में, सेकेंड लॉ में क्या प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। अब सेकेंड लॉ में जाने से पहले, सेकेंड लॉ में जाने से पहले हम न्यूटन लॉ का एक कंसेप्ट खाली देखेंगे, सिर्फ एक कंसेप्ट, हो सकता है पता भी हो, फिर भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये कोई ब्लॉक है, ये लटका हुआ है, ठीक, ये रुका हुआ, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक, ना ऊपर जा रहा है ना जा रहा है, ये लटका हुआ है। तो इसकी इक्वेशन तो आप बना ही लेंगे, इसका अगर एफवीडी बनाएंगे तो आप, कुछ लोग बना लेते हैं, तो कैसे बनाएंगे, देखिए मास है m है, ठीक है, एफवीडी बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो mg तो नीचे लगेगा, वो तो हमेशा नीचे ही लगेगा, ठीक है। अब इस mg की वजह से, इस m की वजह से इस स्ट्रिंग में क्या आएगी, टेंशन, जो किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ, अवे फ्रॉम बॉडी, ठीक, अवे फ्रॉम ब्लॉक होती है टेंशन, ठीक। अब ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, रुका हुआ है टेंशन की वजह से, ना ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, आइसोलेशन 0 है, तो सिंपल सी इक्वेशन हो जाएगी T इक्वल टू mg, ठीक है। अच्छा, अब देते हैं ठीक है, ये m है और ये लिफ्ट जा रही है ऊपर a एक्सेलरेशन से, ठीक। तो इसकी इक्वेशन बनाने के लिए कहा जाए तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल, इसका एफवीडी डायग्राम बनाएंगे, ये m है, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो इस m है तो इस पे mg तो नीचे की तरफ लगेगा, जो कि हमेशा लगता है mg, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं इसको, और इस m की वजह से इसमें टेंशन आएगी, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड, ऊपर की तरफ t, ठीक।
अब ये पूरी लिफ्ट है ए एसोलेशन से ऊपर जा रही है, तो इसमें एसोलेशन किधर है, ऊपर की तरफ, ठीक। तो इसकी इक्वेशन बनाने के लिए कहा जाए तो आराम से बन जाएगी, क्या होगी, एसोलेशन ऊपर है यानी कि टेंशन ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है mg कम है, ठीक है, तो लिखी जाएगी T माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, ठीक, ये इक्वेशन आ गई, ठीक। अच्छा T माइनस एम जी क्यों लिखा, क्योंकि ब्लॉक लिफ्ट ऊपर जा रही है, टेंशन ज़्यादा है, mg कम है, ठीक है। अगर लिफ्ट नीचे जाती तो mg माइनस टी लिखते, मास इनटू एसोलेशन, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है, नेट फोर्स मास इनटू एसोलेशन, ठीक है। ऐसे ही अगर चलो यहाँ पे बना देते हैं, ये लिफ्ट है, इसमें मास लटका हुआ है और ये ए एसोलेशन से लिफ्ट नीचे आ रही है, ठीक। अब इसकी इक्वेशन बनाने के लिए कहा जाए तो आराम से बना लेंगे, ठीक। इसका एबीडी बनाएंगे, एम है, ठीक, एम जी तो हमेशा नीचे ही लगेगा, एम जी नीचे लग गया, ठीक है। टेंशन अवे फ्रॉम ब्लॉक होता है हमेशा, टेंशन ऊपर की तरफ होगा, इस मास की वजह से इसमें टेंशन आता है, ठीक है। अब ये लिफ्ट जा रही है नीचे यानी कि mg हो गया ज़्यादा, ठीक, ये ए एसोलेशन से नीचे जा रही, तो mg क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो हम लिखेंगे mg माइनस टी इक्वल टू एम ए, ठीक। नेट फोर्स मास इनटू एसोलेशन, ठीक। mg माइनस टी क्यों लिखा, क्योंकि लिफ्ट जो है नीचे जा रही है, तो mg माइनस टी, यहाँ पे t माइनस एम जी क्यों लिखा था, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही थी, ए एसोलेशन तो t ज़्यादा था, ठीक। और यहाँ पे t इक्वल टू एम जी क्यों लिखा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे रुका हुआ है, ठीक। ये बिल्कुल सिंपल सा था, जल्दी जल्दी समझ लिया इसको। चलिए अब देखते हैं सेकेंड लॉ कहाँ पे गलत हो गया, ये थोड़ा लास्ट कंसेप्ट है, देख लेते हैं उसको आराम से। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहाँ पे गलत हो गया, चलिए ये लिफ्ट है, इसमें कोई m मास लटका हुआ है, ठीक, m, और ये लिफ्ट जा रही है ए एसोलेशन से ऊपर, ठीक। अब हम देखेंगे कि क्या होता है। हमने बुलाया इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम को, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ वैलिड होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं होते। इनर्शियल फ्रेम क्या होती है, ऐसी फ्रेम जिसकी वेलोसिटी जीरो हो, अगर मोशन है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से होना चाहिए। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होती है, ऐसी फ्रेम जिसकी वेलोसिटी घट रही है बढ़ रही है, उसमें एसोलेशन होना चाहिए, किसी भी टाइप का एसोलेशन हो, ठीक है, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगी। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं होते हैं, इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ वैलिड होते हैं। ऐसी फ्रेम जिसकी वेलोसिटी जीरो हो, अगर हाँ वेलोसिटी जीरो हो या फिर वेलोसिटी है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, हम ऑब्जर्वर को खड़ा करते हैं यहाँ पे, यह है ग्राउंड, ठीक। ग्राउंड की देखिए, वैसे कोई फ्रेम जो होता है दुनिया में इनर्शियल है ही नहीं, ठीक है। देखिए हमने कहा था कि किसी भी टाइप का एसोलेशन होना चाहिए। ये हमारी अर्थ है, अर्थ घूमती है गोल गोल, ठीक, गोल घूमती है अर्थ, अपनी एक्सिस पे घूमती है, ठीक। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसमें क्या होता है, एसोलेशन, और जहां पे एसोलेशन है वो इनर्शियल फ्रेम हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो अर्थ घूम रही है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी लगातार कंटिन्यू चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होने की वजह से उसमें क्या हो गया, एसोलेशन आ गया, और जिसमें भी एसोलेशन है वो इनर्शियल फ्रेम हो ही नहीं सकती।
तो हमने अर्थ को इनर्शियल फ्रेम क्यों कहा, ठीक है। अर्थ को इनर्शियल फ्रेम इसलिए कहा है क्योंकि अर्थ का जो एक्सेलरेशन होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसको लगभग में मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या है, अर्थ का एक्सेलरेशन क्या मान लेते हैं, लगभग में 0 मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि सारे लॉ जो हैं अर्थ पे खड़े होकर बनाए गए, जितने भी नियम हैं मतलब अर्थ को रेफरेंस मान के बनाए गए, अर्थ को रेस्ट में मान के बनाए गए हैं, इसलिए कोई लॉ जो है अच्छे खासे रहें, वरना नॉन इनर्शियल फ्रेम अगर अर्थ को कर दिया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो सारे लॉ जो है इनर्शियल फ्रेम मान के अर्थ को बनाए गए हैं, ठीक है। तो हम अर्थ को क्या मानेंगे, इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। ये पूरी फिजिक्स में चलेगा कि अर्थ पे अगर कोई खड़ा है तो उसकी वेलोसिटी 0 ही होगी, ठीक है। और दुनिया में वैसे अगर नॉर्मल देखा जाए तो वैसे ही कोई भी चीज़ जो है इनर्शियल नहीं होती, लेकिन फिजिक्स में माना गया है अर्थ को, साइंटिस्ट ने माना है कि अर्थ जो है इनर्शियल फ्रेम माना गया है, ठीक है। तो ग्राउंड पे खड़ा है एक ऑब्जर्वर, ये रहा, ठीक है। अब ग्राउंड पे खड़ा है यानी अर्थ पे खड़ा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या है, जिसका नाम ए है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0, क्योंकि ये अर्थ पे खड़ा है। और जिसकी वेलोसिटी 0 होती है या कांस्टेंट होती है वो कौन सा फ्रेम होता है, इनर्शियल फ्रेम। वो कौन सा फ्रेम होता है, इनर्शियल फ्रेम। वो कौन सा फ्रेम होता है, इनर्शियल फ्रेम, जिसकी वेलोसिटी 0 होती है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, जिसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, ठीक। उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है, तो ये इनर्शियल फ्रेम है, ठीक। हमने कहा कि तुम इक्वेशन बनाओ इसकी, ठीक। तो ये इस मास को देखेगा तो ये कहेगा कि ये मास ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, इसको जाता हुआ दिखाई देगा। उसने कहा ये हाँ ठीक है, इसका एफवीडी बनाएगा, इसने इसका एफवीडी बनाया, क्या mg तो नीचे ही लगेगा, mg नीचे की तरफ, ठीक। इस m की वजह से इसमें टेंशन आएगी जो लगेगी अवे फ्रॉम ब्लॉक टी, ठीक है। अब इस ऑब्जर्वर को ये मास कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा, ऊपर की तरफ, ठीक है, क्योंकि ऊपर जा रहा है, ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, तो इसको ये दिखाई देगा ऊपर जाते हुए, तो कौन से एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। तो ये इक्वेशन क्या बनाएगा, सिंपल सी इक्वेशन बिल्कुल बना देगा, क्योंकि ऊपर जाएगी टेंशन ज़्यादा होगी, तो क्या होगा T माइनस mg इक्वल टू ma, ठीक। तो इनर्शियल फ्रेम से बनाई गई इक्वेशन ये वाली इक्वेशन है, ठीक, जो इनर्शियल फ्रेम से बनाई गई। अच्छा, ग्राउंड क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम होता है, ठीक। ग्राउंड पे अगर कोई खड़ा उसकी वेलोसिटी 0 है, तो यानी ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, अर्थ पे खड़ा है, तो वो इनर्शियल फ्रेम पे खड़ा है, क्योंकि अर्थ पे खड़े हैं तो वेलोसिटी अब फ्रेम की 0 है। अच्छा, अब एक ऑब्जर्वर को इसके अंदर खड़ा कर दिया जाए, एक ऑब्जर्वर को इसके अंदर खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, ठीक। इस बार ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है, ठीक है, लिफ्ट में है एक्सेलरेशन, ठीक है। जिसमें एक्सेलरेशन होते हैं, जिसमें एक्सेलरेशन होता है उसको क्या कहते हैं, कौन सी फ्रेम होती है वो, नॉन इनर्शियल फ्रेम। कौन सी फ्रेम होती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम होती है। इस लिफ्ट में, इस फ्रेम में जहां हमारा ऑब्जर्वर खड़ा है, उस जहां हमारा ऑब्जर्वर खड़ा है, अगर उसकी वेलोसिटी 0 है, अगर 0 है, अगर मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन होना चाहिए, तो ऐसे फ्रेम को कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। जैसे अर्थ पे खड़ा था, इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो इनर्शियल फ्रेम हो गया। अगर हमारा ऑब्जर्वर ऐसी जगह खड़ा है जिसमें एक्सेलरेशन हो किसी भी टाइप का, तो उसको कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन से, तो इसमें हमारा ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, तो ये कौन सी फ्रेम हो गई, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है।
ये अपना ऑब्जर्वर है बी। अब बी से कहा गया कि इस ब्लॉक के बारे में बताओ, ठीक है। तो बी कहेगा कि ये मास जो है मेरे रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में, भले ही ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। तो इस ऑब्जर्वर को ये मास क्या दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा, ठीक है। लिफ्ट और ऊपर जाएगी तब भी ये मास इसके पास में ही रहेगा। तो ये फिर कहेगा कि मास जो है, ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट में है, ठीक। लिफ्ट और ऊपर जाएगी तब भी ये ब्लॉक इसके पास में रहेगा, ठीक है। तो फिर कहेगा कि ब्लॉक जो है वो रेस्ट में है, ठीक। तो इससे कहा जाए कि चलो इक्वेशन बनाओ। तो ये एफबीडी बनाएगा, ठीक है। एफबीडी बनाएगा, क्या बनाएगा, एम, नीचे तो एनसी लगा देगा और ऊपर लगा देगा टेंशन, ठीक। क्या इसमें एक्सेलरेशन होगा इस ब्लॉक में? इस ऑब्जर्वर के हिसाब से, ए के हिसाब से तो है, ए को तो बाकायदा ये लिफ्ट ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, ये ब्लॉक जो है ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसने कहा ब्लॉक में एक्सेलरेशन है। लेकिन क्या बी के हिसाब से ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है? ब्लॉक को देखो, बी के हिसाब से ब्लॉक तो ऊपर जा ही नहीं रहा, लिफ्ट और ऊपर जाएगी तब भी ब्लॉक इसके पास में ही रहेगा, ठीक है। तो ये बी वाले को इस ब्लॉक में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं दिखाई देगा, तो इसमें कहेगा इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, T इक्वल टू एम जी, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम से बनाई गई इक्वेशन T माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। नॉन इनर्शियल फ्रेम से बनाई गई इक्वेशन T इक्वल टू एम जी, ठीक है। इन इक्वेशन को देखो, क्या अलग लग रही हैं? ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम से बनाई गई इक्वेशन T इक्वल टू एम जी है, इनर्शियल फ्रेम से बनाई गई इक्वेशन T माइनस एम जी इक्वल टू एम है। इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, T एम जी को उस साइड में लिए जाते हैं, तो हो जाएगा T इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, ठीक। इनर्शियल फ्रेम से इक्वेशन है T इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, नॉन इनर्शियल फ्रेम से इक्वेशन है T इक्वल टू एम जी, ठीक। वही लिफ्ट है, वही ब्लॉक है, एक इनर्शियल फ्रेम से बनाएगी, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से बनाएगी। दोनों इक्वेशन अलग अलग आई हैं, दोनों इक्वेशन अलग अलग आई हैं। इनर्शियल फ्रेम से बनाई गई इक्वेशन T इक्वल टू एम जी प्लस एम ए है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से बनाई गई इक्वेशन T इक्वल टू एम जी। अब देखिए, अब ये सही है कि ये सही है, बताइए। ऑब्जर्वर के हिसाब से ये भी सही है, ऑब्जर्वर के हिसाब से ये भी सही है। ये ग्राउंड में खड़ा हुआ है, इसने अपने हिसाब से ये इक्वेशन जो बनाई है वो सही बनाई है, बिल्कुल करेक्ट बनाई है। अब बी ऑब्जर्वर जो है वो लिफ्ट में खड़ा है, इसने जो इक्वेशन बनाई है बिल्कुल सही बनाई है। देखिए गलत कैसे बनाई है, इसके रिस्पेक्ट में तो ये ब्लॉक जो है तो रेस्ट में है ना, तो ये कैसे कह देगा कि इस ब्लॉक में कोई एक्सेलरेशन है, इसको दिख ही नहीं रहा। इसके रिस्पेक्ट में ये तो रेस्ट में है, लिफ्ट और ऊपर जाएगी तब भी ये यहीं पे रहेगा, लिफ्ट और ऊपर जाएगी फिर भी ये इसके पास में ही रहेगा। ये कैसे कह रहे? हाँ, ए वाले से ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, 10 को दिखाई दे रहा, तो ए वाले कह रहा है हाँ इसमें एक्सेलरेशन है, बी वाले के रिस्पेक्ट में मास तो रेस्ट में, तो इसने बिल्कुल सही बनाई है। तो अब क्या हुआ, देखिए ये भी सही ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर भी सही है, ठीक। ऑब्जर्वर दोनों सही है क्योंकि इसने भी अपने हिसाब से सही इक्वेशन बनाई, इसको एक्सेलरेशन दिखा तो इसने इक्वेशन सही बनाई, इसको ये ब्लॉक रेस्ट में दिखा तो इसने भी इक्वेशन ये सही बनाई है, ठीक। दोनों ऑब्जर्वर अपनी अपनी बात सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं।
लेकिन जो जिस जगह से ये लगाया गया नॉन इनर्शियल फ्रेम से, ये जगह थोड़ी गड़बड़ है, ठीक, ये जगह सही नहीं है, ठीक, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ इसलिए वैलिड नहीं होते हैं क्योंकि करेक्ट इक्वेशन नहीं आती। न्यूटन के सेकेंड लॉ की इक्वेशन ये करेक्ट है, ये वाली, ठीक है, लेकिन ये करेक्ट नहीं आई है, ठीक, इसीलिए न्यूटन्स के लॉ जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं होते हैं, ठीक, लेकिन इन्हें वैलिड बनाया जाए, इन्हें वैलिड बनाया गया, एक जुगाड़ लगाई गई। अभी हमने बात करी थी स्यूडो फोर्स की, ठीक है, तो इसमें स्यूडो फोर्स लगा दिया जाए। आप इसमें ध्यान से देखिए, T = mg+ma, इक्वेशन सही ये है, ठीक है, ये इक्वेशन बिल्कुल सही बनी है, T = mg+ma, ठीक है, तो हम इसमें कुछ ऐसा कर दें, कि ये इक्वेशन जो है इनर्शियल फ्रेम की तरह दिखने लगे, ठीक, इसमें T है, इसमें T है, इसमें mg है, इसमें mg है, इसमें ये नहीं है, ma नहीं है, ये चीज गायब है, ठीक है, ये चीज क्या है, गायब है। तो अगर हम इसमें जोड़ दें +ma, ठीक है, ma, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, ma इस डायरेक्शन में, ठीक, ma, ये क्या होता है, स्यूडो फोर्स, ठीक, स्यूडो फोर्स हमेशा उस डायरेक्शन में लगता, उस मोशन के अपोजिट लगता है, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है स्यूडो फोर्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा, ठीक है। अगर ऊपर लगता तो क्या होता, T+ma = mg, तो ऊपर जाता तो उसमें माइनस हो जाता, तो बैलेंस नहीं होता, ठीक है, ये वाली इक्वेशन बैलेंस नहीं होती, क्योंकि इसी की तरह बनाना है। और ये वाली इक्वेशन जो है इनर्शियल फ्रेम से जो बनाई गई है वो इक्वेशन बिल्कुल सही है, एकदम सही है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी न्यूटन्स के लॉ वैलिड हो सकते हैं अगर ये वाली क्वांटिटी हर बार जोड़ दी जाए नॉन इनर्शियल फ्रेम में। अगर हमारा ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में खड़ा है तो मोशन के अपोजिट जो है उसमें क्या लगा दिया जाए, स्यूडो फोर्स लगा दिया जाए, तो न्यूटन्स के लॉ वहाँ भी वैलिड हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम इसको कतई सिंपल से समझेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये आराम से देखिए। ये देखिए, अगर कोई लिफ्ट है, हमने कहा कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा दिया जाए, स्यूडो फोर्स, ठीक है। अब क्या हम लिफ्ट को नीचे ले रहे हैं, ठीक, दोनों देखेंगे कि नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम्स, इसमें कोई ब्लॉक लटका हुआ है आराम से एम, ठीक है, ए एक्सेलरेशन से कोई लिफ्ट जो है वो नीचे जा रही है, ठीक। एक ऑब्जर्वर हमारा यहाँ खड़ा है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, एक ऑब्जर्वर हमारा ग्राउंड में खड़ा हुआ है, उसे कहते हैं इनर्शियल फ्रेम, ठीक। इनर्शियल फ्रेम से इक्वेशन क्या आएगी, ठीक, इनर्शियल फ्रेम से अगर ये वाला अगर बनाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो mg तो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक, और टेंशन अवे फ्रॉम ब्लॉक होती है तो टेंशन T ऊपर की तरफ लगेगी। अगर मोशन नीचे की तरफ है तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये इनर्शियल वाला बता रहा है, ठीक, ये क्या बता रहा है, इनर्शियल वाला, ये भी है इनर्शियल वाला बता रहा है। तो इक्वेशन क्या बनाएगा ये, क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो mg ज़्यादा होगा, तो mg - T = ma, ठीक। ये इक्वेशन बनाई है इनर्शियल वाले, इस ऑब्जर्वर ने बनाई, ठीक। हमने कहा था कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी न्यूटन्स के लॉ वैलिड हो जाएंगे अगर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में उसमें स्यूडो फोर्स लगा दिया जाए, ठीक। तो देखिए, अब ये बनाएगा, अब बी की बारी है, ये ए ने बनाया है, ठीक, अब ये बी बनाएगा जो खड़ा है किसमें, नॉन इनर्शियल फ्रेम में खड़ा है। अब देखिए ये क्या करेगा, ये मास m है, नीचे जा रही है तो mg तो नीचे लगेगा ही, ठीक, mg नीचे लगा, टेंशन तो ऊपर लगेगी ही, क्योंकि टेंशन हमेशा ब्लॉक से अवे होती है, ठीक, mg तो नीचे ही लगता है। अच्छा, अब ये बताइए स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा,
स्यूडो फोर्स की इक्वेशन ये आनी चाहिए, क्योंकि इनर्शियल वाले ने ये बताई, इनर्शियल वाला हमेशा सही होता है, ठीक। इक्वेशन ये आनी चाहिए, तो स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा। देखिए स्यूडो फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ऑलवेज, देखिए, ठीक है। अगर हम बस में बैठे हैं, अगर कोई ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो हम आगे की तरफ गिरेंगे, ठीक है। अगर कोई स्पीड बढ़ाएगा, कोई ड्राइवर स्पीड बढ़ाता है तो हम पीछे की तरफ हो जाते हैं, ठीक है। तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है स्यूडो फोर्स। तो यानी कि ये एक्सेलरेशन से नीचे जाता है, स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, m/a, ठीक है। अब इक्वेशन बिल्कुल यही आनी चाहिए। तो क्या क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ये दोनों ऊपर हैं जुड़ जाएंगे, t + ma = mg, ठीक है। अच्छा, अभी भी इस ऑब्जर्वर के लिए ये ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है, ठीक। इसने सिर्फ क्या लगाया, स्यूडो फोर्स लगाया, अभी भी क्या है, रेस्ट में है इसके लिए, क्योंकि रेस्ट में मान के लगाए तो t = mg आएगा। तो इसने सिर्फ स्यूडो फोर्स इस पे लगा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम को, इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम को उसमें न्यूटन्स के लॉ वैलिड कराए जा सके, इसलिए जो है इसमें क्या किया गया है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा दिया गया है, एक फोर्स लगा दिया है जिसे कहते हैं स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या होता है, मोशन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जिस डायरेक्शन में फ्रेम ऑफ जो फ्रेम होती है उसका मोशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जिस जो डायरेक्शन होती है, ठीक, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है स्यूडो फोर्स, ठीक। तो स्यूडो फोर्स लग गया, तो ये आई, देखिए बिल्कुल यही आई है कि नहीं, जो इनर्शियल वाले ने बताई है वही आई है कि नहीं, देखिए है भाई। इसको ऐसे लिख दो, t को उधर लिया जाओ, ma = mg - t, ठीक। देखो एक स्यूडो फोर्स लगाते ही नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी न्यूटन्स के लॉ वैलिड हो गए, बिल्कुल वही है, mg - t = मास इंटू एक्सेलरेशन, mg - t मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। जिधर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है स्यूडो फोर्स, ठीक। तो न्यूटन्स नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी न्यूटन्स के लॉ वैलिड हो जाते हैं अगर उसमें एक स्यूडो फोर्स को, स्यूडो फोर्स कैसा फोर्स है, एक इमेजिनरी फोर्स है जिसको इमेजिन किया गया है, जो महसूस होता है लेकिन होता नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।